घटक, फिर मिताहार, पथ्य आहार पढ़ा था और पथ्य कारक। ओके, ये चारों श्लोक किसको याद है? कल हमने 4-5 श्लोक पढ़े थे, किनको किनको याद है? हैंड रेज करिए। कोशिश करिए आप लोगों ने कल के श्लोक को पढ़ने की, याद करने की। कल जो जो हमने श्लोक पढ़ा, क्या आपने ट्राई किया उसको याद करने की या नहीं करी? सबने पढ़ा है दीदी। हाँ, जो पढ़े हैं वो तो ठीक है। जो लोग ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, क्या आप लोगों ने ट्राई किया याद करने का? लिख लो, इन 3-4 श्लोक से 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, यदि आप नहीं याद करेंगे तो मेरा लॉस नहीं है, आप लोगों का ही लॉस है। 2 से 4 नंबर जाएगा। याद कर लें, ज्यादा बेहतर है। यदि नहीं पढ़ने आ रहा है श्लोकों को फिर से पूछिए, पढ़ के बताया जाएगा। रिकॉर्डिंग क्लास का देखिए, वो भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि मैम इस श्लोक को कैसे पढ़े। मैं आपको एक एक शब्द पर्सनली भी कॉल पे बताऊंगी। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां भी मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकती हूँ। लेकिन याद करना है श्लोक। श्लोक से काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे पर आने लगे हैं, तो सभी लोगों को याद करना है। हर बैच में बोलती हूँ, अभी भी बोल रही हूँ। चलिए बताइएगा ममता जी, सिद्धि प्राप्ति के मुख्य घटक कौन कौन से हैं और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? ममता है ना क्लास में? यस मैम। हाँ बताइए। कल के पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं ना, मिला है आप लोगों को? नहीं मैम, अपलोड नहीं हुआ है। फर्स्ट और सेकंड सेशन का हुआ है, कल का नहीं हुआ। अच्छा, कल का नहीं किया मैंने। ओके, मैं अभी कर देती। ठीक है, पर बताइए आप लोगों को याद है कि नहीं? ममता जी बताइए, सिद्धि प्राप्ति के मुख्य घटक। मैम, जो आसन बताए गए थे ना, वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, सिद्धासन। चलिए, नहीं पता आपको। अंजना आप बताइए। जी मैम। अंजना जी मैम बताइए। ब्रह्मचर्य का पालन हो और मिताहार हो और त्यागी हो और योग के प्रति समर्पित हो। ओके, कहाँ वर्णन किया गया इसका? रेफरेंस कहाँ पे है? मैम 1.57 में। 1.57 इज इट? सही बता रही हैं क्या बिट्टू जी? अंजना ने सही बताया है रेफरेंस। बिट्टू मीला जी, मीला दास, आप बताओ। सही बताया अंजना ने रेफरेंस? मैम सही है। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। वैसे ये पूरा श्लोक किनको याद था? श्लोक नंबर 57 कोई है जिनको श्लोक याद हो पूरा? श्लोक नंबर 57। राहुल हैंड रेज किया था आपने, बताइए आप। राहुल है या चले गए? मैं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत ना मुझसे होगा शुरू। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, अब्दा दूर्ध्व भवेत सिद्धो नाच कार्य विचारणा। ओके गुड। चलिए, कल की पीपीटी हो गई अपलोड, आगे बताइएगा। मिताहार का श्लोक और रेफरेंस बताएंगे आरती। मिताहार का श्लोक और रेफरेंस। मैम मिताहार का रेफरेंस है 58 श्लोक और
श्लोक तो ऐसे स्टार्ट है, सुस्निग्ध मधुर आहार, पूरा याद नहीं है ना। रीतिका आप बताइए। रीतिका, मुझे श्लोक्स याद नहीं होते और मैं श्लोक्स पे ध्यान भी नहीं देती, सॉरी फॉर दैट। और रेफरेंस पता नहीं है, दीपिका 58। आप यदि सॉरी बोलोगे तो एग्जाम में एक मिनट जो भी ये बोल के बचना चाहते हैं कि श्लोक याद नहीं होते तो मैं याद नहीं करूंगी, तो कुछ ऐसे श्लोक हैं बच्चे मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करो, उसके कई सारे तरीके हैं और भी तरीके बताए जाएंगे कि कैसे याद करने हैं, लेकिन कोशिश करिए। सीधा सीधा श्लोक से क्वेश्चन आता है, गीता, हठयोग ऐसे हैं जहाँ से सिर्फ हिंदी याद करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने कोशिश भी की है। कल मैंने पूछा भी था किसी से, तो उन्होंने कहा है कि डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड करके यू कैन लर्न फॉर दिस, और रिकॉर्डिंग्स करके खुद की सुनो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मैम नहीं हो पा बिल्कुल आप ट्राई करो। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, सुबह में करो, शाम में करो, हो जाएगा। दीक्षा आप बताओ। दीक्षा सरकार, मिताहार का श्लोक। मिताहार का बाकी लोग माइक बंद रखिए। हाँ दीक्षा आप बताइए। चांदनी शाहू आप बताइए। फटाफट माइक ऑन करिए, हमें आगे पढ़ना भी होता है ना। ये तो रिवीजन के लिए पूछा जाता है, कल का आपको रिवीजन हो जाए। चांदनी आपको भी नहीं पता? अश्विनी आप बताइए, कल थे आप क्लास में? नहीं मैम, मैं तो बहुत मिस हो रही कल क्लास नहीं थे। रिकॉर्डिंग देखा करो आप। पूनम शर्मा आप बताइए। मैम थोड़ा याद है, सुस्निग्ध मधु आहार श चतुर्थी श वर्जिता भुजते शिवा संप्रेते मिताहार सा उच्यते। चलो ठीक है, आप इसको याद कर लो सभी लोग। अपत्य का याद है? अभी 2 तो इजी याद नहीं था, ये कहाँ याद होगा? किनको याद है? प्रियंका आपको याद है अपत्य का आहार? नो मैम। हाँ, सारिका और राहुल ने हैंड रेज किया। हाँ सारिका बताइए आप अपत्य का। एक्चुअली मैंने वो मिताहार के लिए रेज किया था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा है, मैं बताती हूँ। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवणोतोष्ण हरित शाक सवीर तैल तिल सर्षप मध्य मस्यान आजादी मांस दरी तक्रकुल्लतकोल पिन्याक हिंग नुषाद्य अपत्या माहु। हिंग गुल सुनाद्यम अपत्य आहु। ओके गुड, अच्छा कोशिश किया आपने। चलिए इसमें इसके अलावा और दीदी इसका सिर्फ नंबरिंग बता दीजिए श्लोक का। श्लोक नंबर 59। थैंक यू दी। ओके चलो, इसके अलावा और क्या क्या अपत्य बताया गया है? जयश्री आप बताइए, इसके अलावा और क्या क्या अपत्य बताया गया है? आपत्ति मतलब मैडम क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं। अपत्य मतलब जो खाया नहीं जा सकता, खाने के अलावा। हाँ, इसके अलावा भी और क्या क्या त्याज है, क्या क्या त्यागने के लिए हठयोग में बोला गया है? कट अम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण, ये हो गया। इसके अलावा जो बताया गया है वो बोलिए। अभी हिंदी में मैंने पूछा नहीं, वो जब टेस्ट होगा तब पूछा जाएगा। भोजनम। हाँ राहुल, रहने दो आप। राहुल आप बताइए। मैं नहीं तीखा नहीं है और किसी भी चीज तीखी नहीं। दूसरा उपवास नहीं करना, सेवन नहीं करना। ओके, पथ्य बताएंगे तरनदीप जी। पथ्य है ना? हाँ बताइए, अभी आप बता रहे थे कुछ। सुंदरम आप बताइए।
सुंदरम, कोई बात नहीं, आप याद कर लेना। सुंदरम आप बताइए पथ्य। गोधूम शल्यव सस्तिक शोभनानन क्षीरराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादि पंचशाकम मुद्रगादि दिव्य मुद्रकम च यमेंद्र पथ्यम। गुड, वेरी गुड। इसके अलावा और क्या पथ्य बताया गया है सूर्या? इसके अलावा और क्या पथ्य बताया गया है? मैम 5 शाक के बारे में बताया गया है। जीवंती वस्तु, मूले यक्षी, मेघनद एंड अपूर्णा नवा। ये तो हो गया, अभी मैंने हिंदी पूछा नहीं है। इसके अलावा श्लोक नंबर 63 में भी पथ्य के बारे में बताया गया है। मैम ये मैं बताऊँ? हाँ मैम वो फूड जो है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए और मधुर होना चाहिए और गाय का दूध से बनाया हुआ वो वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस के लिए सबसे सुइटेबल फूड बताए गए। ओके, इसका श्लोक बताइए तरनदीप जी। ठीक है, बस आपने स्नेह से छोड़ दिया था। हाँ बोलिए। याद, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। नहीं याद है। मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम चरेत। चलो, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया मिलकर। गुड, आप लोगों ने यहाँ दे दिया, एकता में बल दिखा दिया आप लोगों ने। लेकिन एग्जाम में आप सिंगल रहोगे, आपका सिस्टम सिंगल रहेगा, तो आपको खुद से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, हाँ पूछिए। मैम अपत्य और पत्य का आहार का जो है वो मैंने श्लोक के हिसाब से वो 1 by 1 वो लिखा है मैम। जैसे कि 1 में कटु, 2 अम्ल, 3 तीक्ष्ण, ऐसे करके भी लोग याद कर सकते हैं मैम। 4 में लवण, 5 उष्ण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद कर सकते हैं। यदि आपको श्लोक नहीं याद हो पा रहा है तो कल भी मैंने बताया था लेक्चर के दौरान, यदि आपसे श्लोक नहीं याद हो आ पा रहा है तो आप वहीं पे लिख लो। हाँ मैम वो संस्कृत और उसका मीनिंग। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर में हमने देखा था सत्कर्म और प्राणायाम। ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन जो शीर्षक है कि जो आपने 1/56 में पढ़ा था, क्या पढ़ा 1/56 में हमने? 1/56 में हमने क्या पढ़ा है? 56 में आसना और डिफरेंट टाइप्स, कुंभक टाइप, मुद्रा और नदाना जो है वो आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासान क्रमो हट्टे। गुड, इट मीन्स इस ग्रंथ का सीक्वेंस दिया है वहां पे कि पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है और उसके बाद क्या पढ़ना है। तो उस श्लोक में जब आप देख रहे हो तो आसनम कुंभकम चित्रम, इट मीन्स कुंभक प्राणायाम की बात करी गई है। दूसरे चैप्टर में प्राणायाम है। अब इसी में प्राणायाम से पहले आपको षटकर्म पढ़ने के लिए दिया गया है। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फेमस श्लोक है, दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का। चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् योगी स्थानुत्व मापनोति ततो वायुम निरोधयेत्। अर्थात वायु के चलायमान होने पर चित्त भी चंचल होता है। इट मीन्स हमारे मन में जो विचार उठते रहता है, कभी ये कभी वो कभी वो, तो वो किसके कारण होता है? तो जो हमारे आसपास ऑक्सीजन है, हम जो श्वास ले रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में कई तरीके के विचार भी आते रहते हैं। एंड वायु के निश्चल होने पर, मतलब जब वायु शांत हो जाता है, जब श्वास का आवागमन बंद हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, तब जो हमारा चित्त है वो भी स्थिर हो जाता है। इट मीन्स मन में विचारों का आना जाना भी बंद हो जाता है। इसके बाद योगी स्थिरता को प्राप्त होता है। इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे स्वात्माराम जी ने बोला है। आखिर हम प्राणायाम का अभ्यास क्यों ही करें? तो जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोग प्लीज टाइम पे आया करिए, ऐसे आते हैं बीच में तो डिस्टर्ब होता है।
तो इसीलिए बताया गया है ताकि हम अपने विचारों पे कंट्रोल कर सके, अपने चित्त को कंट्रोल में रख सके, अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल में रख सके। शरीर में वायु जब विद्यमान होती है, मतलब जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं, तब जीवन है। और शरीर से यदि बाहर निकल जाता है श्वास, तो हम ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इस श्वास को कंट्रोल में रखने के लिए भी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम द्वारा मल से भरी हुई नाड़ियों को शुद्ध कर प्राणायाम को मध्य मार्ग सुषुम्ना में चलाया जाता है। उसके बाद उन्मनी अवस्था की प्राप्ति की जाती है। प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, जो हमारी नाड़ियों में गंदगी इकट्ठा हो गई, माइक बंद रखिए, नाड़ियों में जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है उसको बाहर निकालकर नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है, प्राणवायु को सुषुम्ना में चलाया जाता है। माइक बंद रखिए जिनका भी ऑन है। एंड जब नाड़ियां शुद्ध होती है, दर्शन जी माइक बंद रखिए, नाड़ियां जब शुद्ध होती है तब उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। उन्मनी अवस्था मुक्ति की अवस्था है, तुरीयावस्था है, मोक्ष की अवस्था है, समाधि की अवस्था है। अब नाड़ी शुद्ध करने की विधि बताई गई है सबसे पहले कि इसको हम कैसे शुद्ध करें। तो पद्मासन में बैठकर करना है। स्थिति कैसी होगी, पद्मासन में बैठकर चंद्र नाड़ी अर्थात बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेना है, अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोकना है और फिर सूर्य नाड़ी अर्थात दाईं नासिका से श्वास को छोड़ देना है। पुनः यही क्रिया दाएं नाक से शुरू करना और बाएं नाक से खत्म करना है। ये कौन सा अभ्यास है, पढ़ने में क्या लग रहा है? नाड़ी शोधन। इसका कहीं पे नाम है, कहीं पे ऐसा नाम नहीं दिया गया, ठीक है, कि ये अनुलोम विलोम है या नाड़ी शोधन है, ऐसा कुछ बोला नहीं गया, बस प्रोसेस बताया गया। और आपको ये चीज ना हर ग्रंथ में ही मिलेगा। नाड़ी शुद्ध करने की विधि में यही बताया गया है, ठीक है, कि बाएं नाक से श्वास लेना है, जितनी आप होल्ड कर सकते हो श्वास को अंदर होल्ड करिए, फिर दाएं नासिका से छोड़ दीजिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, होल्ड करिए एंड लेफ्ट से छोड़ दीजिए। इसी प्रक्रिया को बार बार करना है। स्वामी स्वात्माराम जी ने इस क्रिया का कोई विशेष नाम नहीं बताया है, लेकिन अन्य लेखकों द्वारा इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम की संज्ञा दी गई है। यदि इस क्रिया का अभ्यास 3 माह से कुछ अधिक समय तक करते हैं तो चित्त जो है वो निर्मल हो जाता है, मतलब कोई विकार नहीं रहता, कोई वृत्तियां नहीं रहती चित्त में, बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्राणायाम के लिए रेडी हो जाता है। शुद्धि करने का, नाड़ी शुद्धि करने का समय बताया गया, ये भी आपको हर ग्रंथ में ही लगभग मिलेगा कि कब नाड़ी शुद्धि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह में ही कर लिए तो आपकी नाड़ी शुद्धि हो जाएगी। टोटल 4 समय बताए गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान सनन स्थिति पर्यंतम चतुर्वारम समावश्येत, अर्थात प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, इस प्रकार दिन में 4 बार करते हुए कुंभकों की संख्या धीरे धीरे 80 तक करनी है। मतलब 20 बार करना है एक बार में, तो 4 बार में 80 टाइम इस प्रोसेस को आप कर सकते हो। ये नाड़ी शुद्धि करने का समय दिया गया, आपको याद रखना ये 4 समय और कितनी संख्या तक की जा सकती है ये भी ध्यान में रखना है। कुंभक की स्थिति कैसी होगी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको हर जगह मिलेगा, कहीं अवस्था के रूप में, कहीं पे स्थिति के रूप में, कहीं पे इसके कुंभक के प्रकार के रूप में, लेकिन हर ग्रंथ में हठयोग में मिलेंगे। कनीयसी भवेत स्वेदः कंपो भवति मध्यमे। कनीयसी मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति, पहली की स्थिति, निम्न स्थिति। यहाँ पे क्या होता है, भवेत स्वेदः, शरीर से पसीना निकलता है। कंपो भवति मध्यमे, मध्यम अवस्था में शरीर में कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। उत्तमे स्थान मापनोति ततो वायु निबंधयेत, उत्तम स्थिति में क्या होता है, प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है या फिर भूमि को त्याग कर देता है, साधक आकाश गमन की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक उत्तम स्थिति में पहुंच जाता है तब, उत्तम मतलब सबसे उच्च कोटि में पहुंचता है। अब यहाँ पे जैसे कनीयसी दिया है ना, तो कहीं कहीं पे प्रारंभिक अवस्था, पहली अवस्था, प्रथम अवस्था नहीं, सीधा सीधा कनीयसी ही लिखा है। तो याद रखना है कि वो कैसी अवस्था होती है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, यदि हमने ये अभ्यास कर लिया, कभी शरीर में पसीना आ रहा है, पसीना आए तो क्या करें, क्या
क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आगे बोला गया है श्लोक नंबर 13 में, जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दन माचरेत। जब प्राणायाम से शरीर में पसीना निकलता है तो उसको अपने शरीर में मल लेना चाहिए। जो हम बगल में टॉवेल रखते हैं ना, पसीना निकलता है अभ्यास करते हुए तो टॉवेल से पोंछते जाते हैं, यहाँ पे स्वात्माराम जी कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है, उसको अपने शरीर में ही मल लेना है। गात्र मतलब शरीर, शरीर में ही मल लीजिए। मर्दन मतलब मालिश करना। शरीर में मलने से शक्ति और स्फूर्ति आती है, हमारा जो शरीर है वो एक्टिव रहता है, आलस प्रमाद नहीं आता है। आगे बोला गया, अभ्यास काले प्रथमम षष्ठम क्षीराज्य भोजनम तत्व अभ्यासे दृढ़ीभूते न शास्त्रीय नियमाग्रह। प्राणायाम के अभ्यास में, अभ्यास काल में, प्रथम अभ्यास काल में दूध और घी का युक्त भोजन उत्तम कहा गया है। कि घी और दूध, यदि कोई बिगनर्स है, अभ्यास कर रहा है, करना शुरू किया है, तो उनको दूध और घी अवश्य ही लेना चाहिए। जिस प्रकार सिंह, हाथी, बाघ को धीरे धीरे बस में लाया जाता है, इतने बड़े बड़े जानवर को, खूंखार जानवर को धीरे धीरे बस में लाया जाता है, वैसे ही प्राण वायु को भी धीरे धीरे वश में करना चाहिए। ऐसा जबरदस्ती कोशिश नहीं करना है साधक को कि हम 8 ही दिन में सिद्धि प्राप्त कर ले, धीरे धीरे उसको वश में करना चाहिए। शीघ्रता करने से साधक की हानि होती है। मान लो आपकी बॉडी उस योग नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही चारों समय कर लो साधना, चारों समय आप नाड़ी शोधन करने बैठ पाओ, इतनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने सोचा है कि मुझे 15 दिन में तो सिद्धि प्राप्त कर लेना है, तो मुझे करना ही करना है। जब आप जल्दी मत जाओगे, बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, यहाँ पे भी वो चीज लागू हो रहा है कि यदि आप जल्दी करोगे तो साधक की हानि होती है, शरीर के साथ और मेंटली भी और फिजिकली भी। उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है। यदि आपने जो तरीका बताया गया है वैसे करोगे तो सभी रोगों का नाश होगा, परंतु प्राणायाम के गलत अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों की भी उत्पत्ति हो जाती है। वायु के प्रकोप से मुख्यतः वात दोष से उत्पन्न होने वाले रोग हो जाते हैं। वात दोष से कितने दोष उत्पन्न होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने कहीं पे? 20 प्रकार के। आयुर्वेद 80 किसने बोला? और पित्त से सबसे ज्यादा वात से ही होता है, उसके बाद पित्त से, उसके बाद कफ से। इनको पता है कंफर्म? मैम 80 होता है वात से, 40 होता है पित्त से और 20 होता है कफ से। अब आए आप लोग लाइन पर, ठीक। तो जो बात से 80 प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, या प्राणायाम का गलत अभ्यास करते हो तो वो रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान, आंखों में पीड़ा और विभिन्न प्रकार के रोग। जैसे जॉइंट्स में जो पेन होते हैं वो बात के प्रकोप से ही होता है, ठीक है। नाड़ी शुद्ध हुआ या नहीं हुआ, कैसे हम पहचानेंगे कि शुद्ध हो चुका है? अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं। और लक्षण क्या बताया गया है? यदा तो नाड़ी शुद्धि अशातदा चिन्हानि बाह्यता, जैसे जैसे नाड़ियों की शुद्धि होती है वैसे वैसे बाहर दिखने लगता है, लक्षण प्रकट होने लगता है। कायस्य कृष्णता कांति अस्तता जायेत निश्चितम। कायस्य कृष्णता, काया मतलब शरीर, जो शरीर है वो निश्चित रूप से पतला होने लगता है। कांति अस्तता, कांतिमान होता है मतलब स्किन ग्लो करता है, चमक आती है स्किन में। साथ ही इसके अलावा और भी चीजें बोली गई है, जैसे कि जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। आगे के श्लोक में यहाँ पे बताया नहीं है, जो श्लोक इम्पोर्टेंट है वही रखा गया है। आगे बताया गया है श्रेष्ठ धारणम वायु नारलस्य प्रदीपनम, अर्थात जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। साधक के इच्छा के अनुसार, जो साधक है वो अपनी इच्छा के अनुसार श्वास को बाह्य या आंतरिक कहीं पे भी होल्ड करके रख सकता है। प्रवर्तित नाद भी उत्पन्न होता है, अनुभव करने लगता है साधक। प्रवर्तित नाद मतलब अपने शरीर के भीतर एक नाद, एक ध्वनि को फील करने लगता है।
साथ ही आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। आरोग्यता मतलब किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है, साधक स्वस्थ रहता है। कितने लक्षण बताए गए हैं नाड़ी शुद्ध होने के, आपको याद रखना है क्या क्या लक्षण बताए गए, पूछे जा सकते हैं सीक्वेंस यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम। शोधन क्रिया। शोधन क्रिया क्यों बताया गया है, प्राणायाम से पहले क्यों बताया गया, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए स्वात्मा राम जी कह रहे हैं स्थूलता और कफ जिससे अधिक होता है उससे पहले ये शोधन क्रिया कर लेना चाहिए। किंतु जिनमें बात पित्त कफ की समानता हो उनको ज्यादा विशेष जरूरत नहीं होता है शोधन क्रिया का। लेकिन शायद ही आज के समय में, मॉडर्न समय में जो समय चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें तीनों बिल्कुल बैलेंस है, तो इनको बैलेंस करने के लिए स्थूलता और कफ को कम करने के लिए षटकर्म की क्रिया करी जाती है और काफी इम्पोर्टेंट है। इसके कई सारे लाभ भी यहाँ पे तो फिर भी आपको कम मिलेगा देखने को, लेकिन आप जब घिरण संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ पे पहला चैप्टर ही है जहाँ पे षटकर्म को बहुत डिटेल में बताया गया है। हम यहाँ देखते हैं अभी धौतिर वस्ती असता नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाती सचेतानी षटकर्मानि प्रथमते। श्लोक याद रखिए, श्लोक नहीं याद हो तो ये जो 6 शोधन क्रिया बताई गई है याद रखिएगा। यही 6 शोधन क्रिया आपको घिरण संहिता में भी मिलेगा, हर्षनावली में भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मे भी आगे पीछे या फिर नाम अलग होगा जो कि आप देखेंगे। याद रखिएगा कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो, आगे क्या पढ़ोगे। ये शोधन क्रिया क्या है, धौती वस्ती नेति त्राटक नौली और कपाल भाती। शरीर को शुद्ध करने वाली और आश्चर्यजनक फल देने वाली इन क्रियाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यदि धौती शुद्ध सिद्धि प्राप्त कर ली तो आप इसको प्रचार प्रसार करो, इसको हमेशा गुप्त रखने के लिए बोला गया है। आगे बढ़ते हैं हम धौती की तरफ। ये श्लोक भी काफी इम्पोर्टेंट है। कल से आप लोग यदि 7:15 के बाद आएंगे तो मैं एंट्री नहीं दूंगी, और कुछ लोग क्वेश्चन आंसर समाप्त होने के बाद आते हैं तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में ही 7 बजे तक ज्वाइनिंग टाइम है, जुड़ जाना है क्लास में। कई सारे लोगों को मैं देख रही हूँ आंसर खत्म होता है क्वेश्चन आंसर तब आते हैं क्लास में, ऐसा नहीं करना है, सबके लिए है ये क्वेश्चन। हाँ, धौती देखते हैं 2/24 में धौती के बारे में बताया गया है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी कंपेयर करता हुआ क्वेश्चन आता है। चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदिष्ट मार्गेण शिक्तम वस्त्रम सनैर ग्रसेत पुनः प्रत्याहारेश्च उद्दितम धौती कर्मकम ततः। इसको यदि आप श्लोक नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसमें याद क्या करना है, चतुर अंगुल विस्तारम मतलब चौड़ाई कितनी है, 4 अंगुल। हस्त पंचदशायतम, पंचदशायतम मतलब 15 हाथ। लंबाई कितनी है, 15 हाथ होता है। एक वस्त्र होता है जो कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होता है। आपने देखा है नहीं देखा है सबने धोती को? जी मैम नहीं देखा है। जी मैम देखा नहीं मैम देखा है। गुड गुड, देखना भी चाहिए। आप सभी लोग एमए करके आए हो। पिछले बैच में कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं देखा था, मतलब उनके कॉलेज में नहीं करवाया गया था उनके पीटी के दौरान। तो ये 4 अंगुल मैंने भी नहीं देखा है मैम। अच्छा, प्रैक्टिकल नहीं किया था बट देखा था। ओके ओके, चलो ठीक है। कल की क्लास में मैं दिखा दूंगी, अभी तो यहाँ पे होगा तो निकालना पड़ेगा। मैं कल के क्लास में दिखा दूंगी, तो देखे होंगे वो भी जो मैम देखा भी है और किया भी है हमने प्रैक्टिकल में। हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने किया है कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया है उनको दिखा दिया जाएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पे क्या है, लंबाई और चौड़ाई, ये कंपेयर करता हुआ क्वेश्चन बनता है। हर्षदीपिका में क्या बताया गया और घिरण संहिता में क्या बताया गया है। जल में भिगोकर गुरुपदिष्ट मार्गेण, जैसे गुरु बताते हैं उनके निर्देश के अकॉर्डिंग वस्त्रम सनैर ग्रसेत, ग्रसना मतलब निगलना, धीरे धीरे, सनैर मतलब धीरे धीरे वस्त्रों को निगलेंगे। पुनः प्रत्याहार उच्यते उदितम धौती कर्मकम, और फिर पुनः धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। इसी क्रिया को धौती क्रिया कहा गया। एक वस्त्र होगा जो कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होगा, उसको गीला करके धीरे धीरे निकालना है और फिर धीरे धीरे बाहर
निकालना है। ठीक है, अब गीला करने के लिए में एक गुनगुना पानी भी लेकर रखते हैं और उसमें टूकर रखते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ से पकड़कर जीभ पे बिल्कुल स्ट्रेट रख के और उसको निगला जाता है। ठीक है, धौती क्रिया के लाभ देख लेते हैं। ये श्लोक से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, काश श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगश्च विंशति धौती कर्म प्रभावेन प्रत्यात्येवन संशया। काश मतलब खांसी, दम्मा, प्लीहा बोलते हैं स्प्लीन का बढ़ना, जिसको तिल्ली भी बोला जाता है। कुष्ठ को कहीं पे चर्म रोग भी बोला जाएगा। ठीक है, कुष्ठ ना लिख के चर्म रोग भी बोला जाएगा। इसके अलावा कफ रोगश्च विंशति, कफ से 20 प्रकार से होने वाले कफ के रोगों को भी दूर करता है धौती क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम गज करने की तरफ। गज करनी क्या है? नाड़ी समूह पर नियंत्रण पाकर अपान वायु को ऊपर उठाकर कंठ नली में लाकर उधर स्थित पदार्थों को वमन करते हैं। इसे ही हठ योग के जानकार क्या बोलते हैं? गज करनी बोलते हैं। अब समझते हैं इसको हम अपने लैंग्वेज में। नाड़ी समूह पे नियंत्रण पाकर क्या बोला है इन्होंने, क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें लिखा जा रहा है अपान वायु को, नीचे अपान वायु आपके एनस के पास है, ऊपर ले जाने का मतलब है कि स्वेच्छा से उसको ऊपर की तरफ लाना। जब ऊपर की तरफ लाते हैं तो जो पेट में उल्टा दिशा में आएगा, अपान वायु नीचे है और ऊपर की तरफ आएगा, तो जो पेट में पदार्थ स्थित है उसको हम वमन कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं। उसको ही क्या बोला गया है? गज करनी का अभ्यास बोला गया। अब यहाँ पे कुंजल आदि नहीं दिया गया है, वमन आदि नहीं दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने गज करनी बोला और गज करनी को ही वमन बोला गया। आप लोगों ने वमन का अभ्यास किया है? वमन किया है? कब किए हैं? सुबह में खाली पेट में या खाना खाकर? खाली पेट। सुबह खाली पेट। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डिटेल और नहीं दिया गया। जब आप हिरण से तब पढ़ेंगे वहाँ। हाँ जी, ये कुंजन और इसमें अंतर करने की बोल रहे हैं मैम। वही बताने वाले। वमन में तो फर्क होता है ना? हाँ, वही मैं बताने वाली थी, बीच में बोलते हो तो फिर। यहाँ पे गज करनी और वमन या कुंजल जस्टिफाई नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है हठ प्रदीपिका में कि क्या है, खाली पेट करे या फिर कुछ खाया हुआ हो। लेकिन जो इन्होंने प्रोसेस लिखा है कि उधर स्थित पदार्थ, उधर स्थित मतलब अन्न जल दोनों की बात करी है। तो गज करनी और वमन उस अभ्यास को कहते हैं जब हमारे पेट में भोजन हो और हम उसको बाहर की तरफ निकालें। कुंजल का अभ्यास वो अभ्यास होता है जब हम खाली पेट करते हैं, उस समय पे हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, सुबह सुबह करते हैं। और ये गज करनी या वमन की क्रिया कब करी जाती है? जब हमने एक्स्ट्रा खाना खा लिया या फिर जो भी खाया है डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, 2-3 घंटे के बाद भी लग रहा है कि पेट में हैवीनेस है, तो उस कंडीशन में पानी पीकर इस अभ्यास को करते हैं। क्लियर हुआ गज करनी और कुंजल? व्याघ्र भी बोलते हैं ना इसे, व्याघ्र क्रिया। व्याघ्र क्रिया बोलते हैं जब खाना खाकर करते हैं तब। वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। जब हम किरण सीता पर मैम हमें ऐसे बताया गया था कि गज करने का मतलब ये होता है, मतलब जैसे हाथी अपनी सूंड से एक साथ पूरे प्रेशर से पानी निकालता है तो एक साथ निकालना है। और कुंजल में आप धीरे धीरे जैसे आप हाथ रखे और धीरे धीरे निकले तो वो कुंजल है। और अगर पूरा पानी एक साथ निकल रहा है बिना हाथ रखे हुए, पूरा का पूरा पानी एक बार जैसे हाथी की सूंड से पानी निकलता है, तो सर बता रही थी कि इसका तात्पर्य गज करनी का नाम इसलिए है कि गज की तरह जैसे गज की सूंड से पानी एक साथ निकलता है वैसे निकालना। ओके ओके, कहाँ से किया है आपने मास्टर चेतन? मैम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग उत्तराखंड। ओके, कौन पढ़ाया है आपको? मैम पीवी धनेश। ओके ठीक है। हाँ तरनदीप जी आप बताइए। मैं ये पूछ रही थी, मैं आपसे पूछ रही थी कि इसमें ये भी बताया है क्या पानी पी के करना है क्या ये? ऐसा कुछ नहीं बताया गया। चलिए और कोई क्वेश्चन है? और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? फिर इसको क्लियर करूं मैं आगे। नहीं मैम,
ओके चेतन, आपसे एक सवाल है, आपने इसका अभ्यास किया है कभी पानी पीकर? जी मैम किया है। तो क्या गज की तरह पानी आया था, हाथी की तरह? मैम आता है जब अगर हम हमारा अभ्यास अगर हफ्ते में हम 2 बार करते थे मैम, हर जो भी क्रिया होती थी हमारे सारी क्रियाएं होती थी, वमन भी होती थी, वस्त्र वाली भी होती थी, तो हफ्ते में 2 बार करते थे। जब स्टार्टिंग था तो तब नहीं आ पाता था, तब जीभ के वहां हाथ रखना पड़ता था तो पानी धीरे धीरे बाहर आता था। लेकिन कुछ टाइम बाद में कुछ तो ऐसे थे हमारी क्लास में कि उनका मतलब पानी पिया और बिना जीभ पे हाथ लगाए वो सिर्फ पेट पे हाथ रखते थे और पूरा पानी एक साथ बाहर आ जाता था। यस, गुड। आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद दे दिया, यही मैं सुनना भी चाहती थी। ये गज करनी और बमन जो बताया गया है और जो आप कह रहे हो कि एक बार में पानी आना, वो सबके साथ नहीं होता है, स्पेशली उनके साथ जो पहली बार दूसरी बार कर रहे हैं, लंबे टाइम से प्रैक्टिशनर नहीं है, और जो लगातार वीक में 2 दिन 3 दिन कर रहे हैं, तो वो पानी पीते हैं और बस वो बाहर आ जाता है, खाली पेट करो या खाना खाकर करो। लेकिन दोनों में अंतर आपको ये समझना है कि कौन सी क्रिया खाली पेट करनी है, कौन सी क्रिया खाना खाकर करना है। तो ये जो गज करनी या बमन की क्रिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्वात्माराम जी ने, उधर स्थित पदार्थ, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कैसे पानी को हम बाहर निकालें। मैम उधर में स्थित पदार्थ से हमारा मतलब ये भी तो हो सकता है जैसे HCl वगैरह और जो एंजाइम्स हो उनसे भी आप बुक खोल आप बुक खोल के देखिएगा, वहाँ पे अन्न जल आदि लिखा है साफ साफ, ठीक है? श्लोक नंबर 20 दीपिका कैवल्य धाम से जो बुक प्रकाशित है उसको, कौन सा श्लोक है मैम? श्लोक नंबर 26। कल भी मैंने आपको बोला था आप बुक अपने पास रखिए, वहाँ पे साफ साफ लिखा है अन्न जल आदि। और तरनदीप जी पानी पियेंगे तभी वो ऑटोमेटिक बाहर आएगा, तब वो बमन और गज करने की क्रिया कहलाएगी, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगी। मैम 26 में तो मैम नहीं है, चेतन जी नहीं है, 26 मैंने खोला हुआ है, नहीं है, और ये केवल नाम वाली है मेरे पास। आप 26 नहीं है, कैमरा धर्मा वाला वो व्हाइट वाला बुक बोलिए है, वो नहीं है मैम व्हाइट वाला ही है मेरे पास। मैं आपको तो एक मिनट चेतन जी, मैम 1 मिनट में बोलूं, 1 मिनट। चेतन जी सोनिया चेतन जी, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, प्लीज आप आपको जो भी पढ़ाया है ना, वो लास्ट के 10 मिनट में डिस्कस कर लीजिए क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। पहली बात तो मैंने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, आई बात समझ में? चेतन जी मैम लगातार 1 मिनट, सब लोग शांत रहिए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करिए। क्वेश्चन करने का टाइम लास्ट में दिया जाता है, ठीक है? ऐसे बीच में क्वेश्चन करते हो तो मेरा भी फ्लो टूट जाता है और सामने वाले को भी डिस्टर्ब होता होगा। तो आप लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हो तो ये बेहतर है, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी और आप भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टार्टिंग में आइए। आप एक भी दिन आंसर देने क्लास में नहीं आते हो, ठीक है? और जो भी क्वेश्चन है, देखिए टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, और जो मैं जो पढ़ाती हूँ, मैं अपना स्पेशली बोलूँ तो मैं सामने बुक रखती हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, और इसके बावजूद भी यदि कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है, कुछ छूट गया तो उसको नेक्स्ट से जरूर ठीक किया जाएगा। तो आप डाउट मत रखो कि यहाँ पे कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ाया गया है। नो, सारे टीचर्स का पेडागोजी अलग होता है, लोग अपने अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। जब आप भी टीचर बनोगे तो आपको ये चीज फील होगा। तो आप थोड़ा हाइपर ना हो, सोनिया जी या बाकी कोई भी, कोई बात नहीं, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा है। बहुत मन बोला कि कोई बात नहीं, कर ले तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है मैडम, तो आगे ऐसा कर, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, ठीक है? क्लास डिस्टर्ब मेरी वजह से आज के बाद नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन मैं अपना भाई आज के बाद में योगी चेतन आप मेंटेन करो। चेतन आप मुझे कॉल करना, ठीक है? या क्लास में आर्गुमेंट नहीं करो, कॉल करना आप मुझसे। मैंने चलिए बाकी लोग शांत, नंबर से लोग की एक बार देख लेना प्लीज। सभी लोग शांत रहिए, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आर्गुमेंट करने नहीं आए हम लोग, पढ़ने आए हैं, योग के स्टूडेंट है, योग के लिए योग जैसा व्यवहार भी करिए। यहाँ पे यदि आपके आकर्षी सर और मनन सर होते ना तो ऐसा चिल्लाते कि दोबारा आप लोग बोल नहीं पाते, कोई भी नहीं बोल पाते जो यहाँ पे इतना बोल रहे हो। सभी लोग शांत रहो। की क्लास भी ऐसे ही निकल गई थी और आज भी ये कि मैंने ये पढ़ा, सोनिया जी शांत, मैंने बोला ना कोई नहीं बोलेंगे, बिल्कुल शांत।
बिल्कुल शांत, कोई नहीं बोलेंगे, चुपचाप पढ़िए, क्वेश्चन होगा लास्ट में पूछिएगा। हमें सिलेबस भी खत्म करना है, एग्जाम भी देना है अभी दिसंबर में। क्या चाहते हो कि मैं भी लोगों की तरह स्ट्रिक्ट बन जाऊं जो आपके बाकी के टीचर हैं? अभी आकाश सर होते, आप मनन सर होते ना तो आपके क्लास को ही बंद कर देते, आज के लिए क्लास सस्पेंड हो जाता। सभी लोग शांत रहेंगे, चलिए पढ़िए आगे। और कोई क्वेश्चन है जज करनी है बमन से? एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। बस्ती या जल बस्ती। अब यहाँ पे इन्होंने पहले बस्ती बोला है, लेकिन आगे जब इनका प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पे उसको जल बस्ती की संज्ञा की तरह समझ में आएगा कि जो इन्होंने प्रोसेस बोला है वो जल बस्ती की तरह है। देखते हैं कि क्यों ऐसा बोला इन्होंने। बोला गया है नाभि दग्ध जले, अर्थात नाभि पर्यंत जल में उत्कट आसन में स्थित होकर गुदा में, गुदा मतलब एनस, एनस में एक नली डालकर गुदा का संकोचन कर अंदर के भाग को धोना है। मतलब एक पाइप होगा जो कि अपने एनस में डालना है, उसके माध्यम से पानी को ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर की तरफ ले जाकर उसको धोना है। इसी क्रिया को बस्ती क्रिया कहते हैं। कौन से आसन में करना है? उत्कट आसन में करना है। इन्होंने सिर्फ बस्ती बोला है, लेकिन जल के अंदर करने के लिए बोला गया, इसीलिए इसको जल बस्ती भी यहाँ पे मेंशन किया गया। और यहाँ पे स्थल बस्ती या शुष्क बस्ती की बात नहीं की है स्वात्माराम जी ने। इसके लाभ को हम देखते हैं। लाभ में इन्होंने क्या बताया है? गुल्म प्लीहा उत्तरम चापी बात पित्त कफोद्भवा, अर्थात वायु गोला, गुल्म मतलब वायु गोला पहले भी बताया गया था। प्लीहा मतलब तिल्ली, स्प्लीन का बढ़ना, जलोदर, जलोदर होता है पेट में पानी का बढ़ जाना। नाभि के आसपास जो होते हैं पेट के जो चमड़े हैं वहां पे स्किन जो है वो नीचे की तरह में पानी जमा हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान पेट बाहर निकलता है ना लेडीज का, वैसे ही जलोदर के दौरान भी जो पेट होता है वो फूल जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी से। पेट में 5 लीटर 6 लीटर एक्स्ट्रा पानी आ जाता है, जिसको भी बस्ती के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा वात पित्त कफ जन्य सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके आगे क्या बोला गया है? त्रिदोष को भी पूर्णतः नष्ट करता है। त्रिदोष मतलब वात पित्त कफ, तीनों से उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर कर देता है। धातु इंद्रिय और अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। धातु मतलब जो सप्त धातु है वो भी पुष्ट होते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे सेंस ऑर्गन भी कंट्रोल में रहते हैं। मतलब हमें जो चाहिए हम उतना ही पाने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं। तथा अंतःकरण की प्रसन्नता भी होती है, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। जब हमारा सारा सेंस ऑर्गन सही होगा, हमारी सारे ऑर्गन सही से काम करेंगे तो स्वतः ही हमारा मन प्रसन्न होगा। जठराग्नि भी प्रदीप्त होगी और शरीर में कांति आएगा, चमक आएगा, ग्लो आएगा। स्किन देखते होंगे कुछ लोगों का बहुत कम एज में उनके चेहरे पे साइन नहीं होता है, उनके फेस पे, उनके स्किन पे साइन नहीं होता है, मुरझाया हुआ चेहरा स्किन नजर आता है। लेकिन जो योग करते हैं उनको अच्छे एज में भी उनके चेहरे पे ग्लो होता है, उनके फेस में चमक होती है, सिकुड़न नहीं आती है। ये इसके लाभ बताए गए हैं। नेक्स्ट है नेति क्रिया। नेति क्रिया के का भी जो श्लोक है इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत। सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम अर्थात चिकनी और लगभग 9 इंच लंबी एक सूत्र होता है। ये देखा है आप लोगों ने सूत्र को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक सूत्र होता है जो कि 9 इंच लंबी बोली गई है और चिकनी भी होनी चाहिए। इसको नासा नाले प्रवेशयेत अर्थात सूत्र को नासिका में डालकर मुखाग्नि गम्य शेषा नाक में डालकर मुख से बाहर निकालना है। इसको ही नेति क्रिया कहा गया है। ठीक है, 9 इंच इसका जो लंबाई है वो याद रखना। 9 इंच लंबी होती है, चिकनी होती है, नाक से डालते हैं उस सूत्र को और मुख से निकालते हैं। इसका भी अभ्यास आप सबने किया ही होगा, मुझे जहां तक लगता है। यस मैम। 12 अंगुल लंबा का मतलब 9 इंच ही होगा ना?
हाँ जी, जैसे लिखता है यहाँ पे अत्यंत चिकना एक बित्ता है ना, और बाहर हाँ। लंबा सूत, इसका मतलब 9 इंची हुआ। हाँ 9 इंच। जी धन्यवाद। चलो आगे देखते हैं क्या होगा इसको। नेति क्रिया का लाभ काफी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी, कपाल का शोधन होता है, कपाल प्रदेश की शुद्धि करता है नेति क्रिया। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि भी देता है, मतलब जो यदि दूर की दृष्टि या पास की दृष्टि कमजोर है, चश्मा लगाते हो, उसमें भी लाभप्रद होता है नेति। इसके अलावा जत्र ऊर्ध जात रोगोधम नेति जासु निहंति सा, जत्र ऊर्ध मतलब गर्दन स्कंद प्रदेश, उससे ऊपर होने वाले बाकी रोग समूह को भी नष्ट करता है। यहाँ पे लगभग 2 या 3 अभ्यास ऐसे होंगे जिसका लाभ बताया गया है, दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। हाँ राहुल बताइए। मैम मैंने ये नेति के बारे में कहीं क्वेश्चन देखा था, मेरे को याद तो नहीं कि कहाँ पे था। उसमें ये था कि जैसे ये इसमें हम जो धागा नाक के थ्रू लेते हैं तो इसके ये कितनी देर तक करते हैं, मतलब उसमें जैसे 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे आंसर दे रखा था। अच्छा ऐसा देखिए, वैसे कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कोई भी ग्रंथ में अभी तक। मैंने भी कहीं देखा था। तो आप बोल सकते हो 15 से 20 सेकंड, इससे ज्यादा वो रब भी नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं पे एग्जैक्टली नहीं है तो कहीं बुक का आप रेफरेंस भी नहीं दे सकते हो कि कहीं पे दिया क्या है, या फिर कोई बुक और में दिया क्या हो तो आप लोग भी देखना, मैं भी देखूंगी यदि कहीं दिया हो। मेरे पास है, उसका फोटो भी है जो नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट कौन से ग्रंथ में दिया है या कहीं बताया गया है, नहीं बताया गया। बेसिक हठ यौगिक टेस्ट में तो नहीं बताया गया है कि कितनी बार घर्षण करना। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया कैसे करते हैं, तो स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर तब तक देखते हैं जब तक आंख से आंसू ना आ जाए। इस क्रिया को ही त्राटक क्रिया कहा गया है। एक टक बिना पलक झपकाए किसी सूक्ष्म चीजों को देखते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाहर हो। ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इसके टाइप भी यहाँ पे नहीं बताया गया। जब आप हिरण संहिता पढ़ेंगे तो वहाँ त्राटक के भी टाइप मिलेंगे। तो यहाँ पे बस बोला है कि एक सूक्ष्म लक्ष्य बनाना है, बाहर भी हो सकता है वो, भीतर भी हो सकता है। सूक्ष्म लक्ष्य को एकाग्र होकर देखना है जब तक आंखों से आंसू नहीं आ जाता है। इसके लाभ में क्या बोला गया है, मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनम कपाटकम, नेत्र रोगों को दूर करता है। ये भी श्लोक आया है एग्जाम में। तंद्रादीनम कपाटकम, तंद्रा आदि, तंद्रा मतलब आलस प्रमाद, इसको भी दूर करता है जो कि योग में बाधक तत्व होते हैं। तो इन बाधक तत्वों को भी नहीं आने देता है। यत्र त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम, त्राटक को ऐसे गुप्त रखना चाहिए जैसे हम अपने सोने की पेटी को रखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कहाँ पे बताया गया है, हाटक पेटकम कौन से ग्रंथ में बोला गया है, ठीक है, या किसके लाभ है। तो ये त्राटक क्रिया के लाभ बोले गए हैं। नेक्स्ट है नौली क्रिया। नौली क्रिया कैसे करते हैं, यहाँ पे इसके भी कोई टाइप नहीं बताए गए, हिरण संहिता में इसके भी वहाँ टाइप मिलेंगे देखने को। कंधे को थोड़ा आगे झुकाकर तीव्र गति से उदर को अर्थात पेट को बाएं से दाएं घुमाना है और दाएं से बाएं घुमाना है। इसको इन्होंने नौली क्रिया कहा है। अब ये बीच में भी आप ला सकते हो अपने स्टमक को, ऐसा इन्होंने मेंशन नहीं किया, बस तीव्र गति से दाएं से बाएं बाएं से दाएं अपने पेट को घुमाना है, दैट इज नौली। इसके लाभ में बोला गया है ये सदा सर्वदा आनंद देने वाली है, जो शाग्नि प्रदीप करती है और पाचन क्रिया को तेज करती है। ऑफ कोर्स करेगी क्योंकि हम अपने स्टमक से रिलेटेड क्रिया को कर रहे हैं। विविध दोष और रोगों को भी नष्ट करती है। हठ क्रियाओं में नौली क्रिया को श्रेष्ठ बोला गया है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि क्रियाओं में श्रेष्ठ कौन है, दैट इज नौली। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं, लोहार की धौकनी के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने की क्रिया। जब तेज गति से हम श्वास लेते और छोड़ते दोनों है तो इस क्रिया को कपालभाति कहा गया है।
इसके लाभ में क्या बोला गया? भ्रष्टा वल्लो हकार से और एचा पूरा संस्रभाव, एक ही श्लोक में बता दिया गया है। अभ्रष्टा वल्लो हकार से मतलब लोहार की धौकनी के समान कंपेयर किया गया है। कपाल भातिर विख्याता कफ दोषा विशोषणी, कपाल भाती इसलिए विख्यात है जो कफ दोषों को दूर करता है। कपाल भाती के सिर्फ एक ही लाभ बताया गया और यहाँ पे भी इसके कोई टाइप नहीं बताए गए हैं, ठीक है। इसके भी टाइप आपको घेरन संहिता में देखने को मिलेंगे। तो मोटापा लितिका जी आपने जो मुझे मैसेज किया है वो मैं चेतन नहीं हूँ, मैं सूर्या जी हूँ। अच्छा सॉरी फिर आप लोग बीच में शुरू हो गए। नहीं मैं मोबाइल से कर रही हूँ ना, तो मैसेज बार बार ओके मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। रितिका जी सॉरी, हाँ इसलिए मैंने आपको बोल दिया। इट्स ओके। मोटापा, कफ संबंधी रोग तथा मल्लादि सठ क्रियाओं द्वारा निवारण कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो हम सठ क्रिया किए क्यों किए, स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि कफ संबंधी रोगों को दूर करने के लिए ही हम सठ क्रिया करते हैं, इसके बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करें। ब्रह्मा आदि देवता भी काल मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। जो देवता भी हुए हैं ब्रह्मा आदि, वो भी मृत्यु के भय से, काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए हम व्यक्तियों को भी प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है, आवश्यक बताया गया है। विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह जो है वो भली प्रकार निर्मल हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी के मुख का भेदन कर सुख पूर्वक उसमें प्रविष्ट कर जाती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सुषुम्ना को मिलेगा और ये सुषुम्ना मुख क्या होता है, वहाँ पे कैसे कुंडलिनी बैठी है, कैसे ओपन होता है और ऊपर की तरफ आता है। वायु का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। जब वायु सुषुम्ना में आ जाता है, ईड़ा पिंगला को त्याग कर सुषुम्ना में स्थित हो जाता है, तो जो हमारा मन है वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मन का भली प्रकार स्थिर हो जाना ही मनोमनी अवस्था कहलाती है। जब मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें कोई विकृतियां नहीं रहती है, 10 तरीके के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, तो उस अवस्था को मनोमनी अवस्था बोला गया है। तो आज इतना ही रखते हैं, षट कर्म तक। प्राणायाम हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ निर्देश है। अभी जैसे कि सूर्या जी ने